वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। सारे बच्चे वैसे बच्चे जो सीयूटी को टारगेट करते हुए अगले सेशन में अगले एग्जाम में आप सीयूटी अपीयर करने वाले हैं, जिनका टारगेट सीयूटी 2026 है। जैसा कि सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी ने पहले से ही अनाउंस करके रखा है कि हम लोग सीयूटी के बैच लॉन्च कर चुके हैं। तो आइए, पहला सेशन में इंट्रोडक्टरी सेशन में हम लोगों ने जान लिया था कि सीयूटी का पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन कहां से मिलेंगे, सर्टेन चेंजेस क्या क्या किए गए हैं, वो सारा कुछ हम लोगों ने देखा। आज आइए, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कमिट किया था कि अगले सेशन से हम लोग अपने चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए आज अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। काउंटिंग जो टॉपिक है आपका, अकाउंटिंग जो आपका पेपर है, उस पेपर का आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसा कि इंट्रोडक्टरी सेशन में आपको बताया गया था कि हम लोग जो पूरा सीयूटी का जो पूरा सिलेबस है वो कवर अप करने वाले हैं। और पूरा सिलेबस जो है वो 12th बेस्ड सिलेबस है। तो क्लास 12th में जो आप पढ़ करके आते हैं, सीयूटी में भी आप वही चीज पढ़ते हैं। साथ में समझिएगा, ध्यान रखिएगा, जो क्लास 12th का जो सिलेबस है, सेम सिलेबस आपके सीयूटी में एप्लीकेबल है। और जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में, इंट्रोडक्शन के सेशन में पूरे सिलेबस को मैंने चैप्टर वाइज आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बता दिया। तो आइए आज के क्लास में अपने शुरुआत मीन्स अपने इस पेपर को शुरू कर रहे हैं पहले चैप्टर से, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। एक बड़ा पोर्शन होता है, मेजर पोर्शन है पूरे सिलेबस का। और ये अप्रॉक्स 5 चैप्टर तक जाता है। सीयूटी के लेवल में ध्यान रखिएगा, क्लास 12th के लेवल और सीयूटी के लेवल में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको लेवल कंपेयर कराऊं तो सीयूटी का लेवल ये है और क्लास 12th का लेवल ये है। भाई पढ़ना सेम टॉपिक है। जो क्लास 12th में पढ़ के आए वही टॉपिक यहां भी पढ़ेंगे। बस आपको सोचने और समझने का तरीका बदल लेना है, उसको थोड़ा लेवल अप कर लेना है। हाँ, ध्यान रखिए, कुछ टॉपिक एडिशनल टॉपिक भी आपको मिलेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा एडिशनल टॉपिक। इवन मैं परसेंटेज बताऊं तो 2 से 4 5% इवन 10% तक किस किस टॉपिक में जाता है, जो थोड़ा एडिशनल है, बहुत ज्यादा नहीं। तो आइए समझिए, हम लोग टॉपिक वही पढ़ने जा रहे हैं, सेम टॉपिक को पढ़ेंगे। बट थोड़ा समझने का, सोचने का तरीका अलग होगा, एनालिटिकल वे होगा अपना थिंकिंग का, प्लस टॉपिक में डेप्थनेस होने वाली। तो आइए सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल होता है। इस चैप्टर का अगर मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे दूं तो ये पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप आखिर बनता कैसे है, पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गाइड करता है, विच एक्ट गाइड्स द पार्टनरशिप, सारे रूल्स रेगुलेशंस किस तरीके से चलाए जाएंगे, पार्टनरशिप बिजनेस अगर मुझे इंडिया में करना है तो मैं किस तरीके से करूं, कितने पार्टनर के साथ करूं, उसका अकाउंटिंग मैं कैसे करूं, पूरा का पूरा इस चैप्टर में आपको बताया जाता है। साथ में ध्यान रखिए, अगर आप क्लास 12th के बच्चे आप देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए क्लास 12th के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल होने जा रहा है। अभी अगर क्लास 12th में एग्जाम देने जा रहे हैं अगले सेशन में, अगले साल में, मतलब इस सेशन आपका क्लास 12th का है, अगले एग्जाम क्लास 12th में अपीयर करेंगे तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आपका भी मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब पार्टनरशिप की बातें हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि भाई पार्टनरशिप जरूरी ही क्यों है। क्लास 11 जब बच्चे पढ़ करके आते हैं तो पूरे क्लास 11th के अकाउंट्स में उन्होंने पढ़ा है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप बोले तो वैसे बिजनेस कंसर्न जिसके एक ओनर होते हैं, सोल का मतलब ही होता है सिंगल। तो वैसे बिजनेस कंसर्न जिसके एक ही ओनर थे, उसका अकाउंटिंग बच्चे क्लास 11th में पढ़ करके आते हैं। अब जब क्लास 12th में आते हैं तो सबसे पहला डाउट तो यही होता है कि सर बात एक बताइए, अगर पार्टनरशिप का और सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग जब मैंने पढ़ ही लिया, पूरे 1 साल लगा करके मैंने पढ़ा है, तो फिर पार्टनरशिप का जरूरत ही क्यों पड़ रहा है? पार्टनरशिप का अकाउंटिंग मुझे क्यों पढ़ना है? पार्टनरशिप की शुरुआत यहीं से होती है, आपका यहीं से इसका बेस बनेगा पार्टनरशिप के लिए कि आखिर पार्टनरशिप का जरूरत ही क्यों है? व्हाई पार्टनरशिप? जब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कंसर्न है, ऑपरेट हो रहा है, उसका अकाउंटिंग भी मैंने पढ़ लिया, तो फिर पार्टनरशिप का जरूरत ही क्यों पड़ गया? तो समझिएगा, भाई किसी एक इंसान का, कोई सिंगल इंसान है, उसके बहुत सारी चीजें होती है जो लिमिटेड होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बिजनेस के रेस्पेक्ट में ये चीजें बातें करूं, किसी एक इंसान का, किसी सिंगल पर्सन का बिजनेस में कैपिटल लगाने का क्षमता लिमिटेड है। वो बिजनेस में कितना कैपिटल लगाएगा, बिजनेस में कितने कैपिटल एम्प्लॉय करेगा, ये लिमिटेड है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अनलिमिटेड पैसा लगा सकता है। हाँ, लिमिट अलग हो सकता है। भाई कोई
गरीब तबके का आदमी है तो उसका लिमिट हो सकता है थोड़ा कम रहेगा, मिडल क्लास के लोग हैं उसके तो लिमिट थोड़े ज़्यादा होंगे, भाई हायर क्लासेस, रिच क्लासेस में है तो उनका लिमिट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बोल सकता है मैं अनलिमिटेड पैसा लगा सकता हूँ। अगर आप अंबानी साहब की ही बातें करूँ, तो भाई अंबानी साहब ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भाई जितना पैसा जितना मनमर्जी है अनलिमिटेड पैसा हम लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक लिमिट होगा जिसमें अंबानी साहब भी वहाँ पे स्टॉप करेंगे, वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएँगे, बोलेंगे अब इससे ज़्यादा मैं कैपिटल नहीं लगा सकता। तो समझिएगा कोई भी सोल प्रोप्राइटर कोई भी एक इंसान अगर बिज़नेस को ऑपरेट कर रहा है, तो भाई कैपिटल लगाने की क्षमता उसकी लिमिटेड है। उससे कैपिटल एम्प्लॉय करने की कैपेसिटी लिमिटेड है। साथ में ध्यान रखिए, बिज़नेस में तो कैपिटल के साथ-साथ बिज़नेस में तो कैपिटल की ज़रूरत है ही, साथ-साथ आप जानते हैं बिज़नेस में रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। इवन इसको तो स्टर्म में ऐसे बोला जाता है, बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट डीलिंग विथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। बिज़नेस का मतलब ही होता है कि आप रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ से डील कर रहे होते हैं। बिज़नेस में रिस्क भी होता है। अब किसी एक इंसान का रिस्क बियर करने का एबिलिटी भी लिमिटेड है। भाई उससे ज़्यादा वो रिस्क बियर नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बोलेगा कि भाई मेरा रिस्क बियरिंग एबिलिटी अनलिमिटेड है। मैं अनलिमिटेड रिस्क बियर कर सकता हूँ। ना, ना। हाँ, ये अलग हो सकता है। किन्हीं का रिस्क बियरिंग एबिलिटी थोड़ा कम, किन्हीं का थोड़ा ज़्यादा, किन्हीं का सबसे भी ज़्यादा। लेकिन अनलिमिटेड पॉसिबल नहीं है। अनलिमिटेड रिस्क बियर नहीं किया जा सकता और आप समझिएगा बिज़नेस जैसे-जैसे एक्सपेंशन की तरफ बढ़ता है, आपके बिज़नेस में रिस्क भी वैसे ही बढ़ते चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक इंसान का रिस्क बियरिंग एबिलिटी भी लिमिटेड हो गया। साथ में ध्यान रखिएगा बिज़नेस में मैनेजरियल स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। बिज़नेस को मैनेज भी करना है, ऐसा नहीं है कि बिज़नेस को स्टार्ट कर लिए, बस मेरा काम खत्म हो गया, मैं घर में सोया रहूँगा, बिज़नेस प्रॉफिट जनरेट कर देगा। नहीं, बिज़नेस को मैनेज भी तो करना है। और किसी एक इंसान का मैनेजरियल स्किल्स भी लिमिटेड है। मैनेजरियल स्किल्स मतलब क्या? अगर मैं मैनेजरियल स्किल्स की बातें करूँ तो क्लास 12th के बिज़नेस स्टडीज़ में आप पढ़ करके आए हैं या आप पढ़ रहे होंगे लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब मैनेजरियल स्किल्स ही तो है। तो अगर किसी एक इंसान को प्लान करने के लिए बोला जाए, किसी एक इंसान को ऑर्गेनाइज़ भी करने के लिए बोला जाए, स्टाफिंग भी करने के लिए बोला जाए, डायरेक्टिंग भी करने के लिए बोला जाए, कंट्रोलिंग भी करने के लिए बोला जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान के बस की बात नहीं है। और ऑब्वियस सी बातें हैं जब ये किसी एक सोल प्रोप्राइटर का, किसी एक इंसान का मैनेजरियल स्किल से लिमिटेड हो गया, तो अब बात समझिए जब बिज़नेस एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेगा, तो बिज़नेस में कैपिटल का भी ज़्यादा ज़रूरत, बिज़नेस में रिस्क भी ज़्यादा होगा और बिज़नेस में मैनेजरियल स्किल्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब कोई एक इंसान है लाइक से फॉर एग्ज़ाम्पल समझिएगा, भाई एक इंसान से फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मिस्टर राम भाई साहब, ये देखो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये देखिए, ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब ये सोल प्रोप्राइटर है जो पीछे दिख रहा है। ये से फॉर एग्जांपल इसका नाम है राम। अब ये एक सोल प्रोप्राइटर, ये सिंगल इंसान बिजनेस को चला रहा है। अब ये एक इंसान जैसे ही एक्सपेंशन की तरफ बढ़ा, तो इसको ज्यादा कैपिटल की भी जरूरत पड़ी। भाई जैसे ही आगे बढ़ा, तो मैनेजरियल स्किल्स भी इसके लिमिटेड हो गए। जो रिस्क बियरिंग एबिलिटी होता है, ये भी वहां पे इसका लिमिट हो गया। तो इसीलिए समझिए, जब सोल प्रोप्राइटर किसी एक इंसान का रिस्क बियरिंग एबिलिटी लिमिट हो जाए, कैपिटल इन्वेस्टिंग कैपेसिटी लिमिटेड हो जाए, मैनेजरियल स्किल्स लिमिट हो जाए, तो आपको बिज़नेस में अब अपने जैसा किसी और इंसान को जोड़ने की ज़रूरत है। और अगर बिज़नेस में एक से ज़्यादा ओनर हुए, तो वो बिज़नेस सोल प्रोप्राइटर के बाद बढ़ जाएगा पार्टनरशिप की तरफ और यही पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। यहीं से पार्टनरशिप शुरू होता है क्योंकि अब ओनर अकेला नहीं रह गया, एक से ज़्यादा ओनर हो गया। अब जैसे ही ये बात बोला जाता है तो बच्चे के मन में सवाल आता है सर एक से ज़्यादा मतलब कम से कम 2 गो। भाई एक से ज़्यादा डेढ़ पौना का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि डेढ़ आदमी रहे, पौना आदमी रहे। भाई एक के बाद 2 ही हो सकता है, तो कम से कम 2 आदमी हो गए। लेकिन मैक्सिमम कितना जाएगा? मैक्सिमम मैं कितने लोगों को ला सकता हूँ? तो वो आगे बातें करें, आगे आपको बताया जाए। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि ओनर अब एक नहीं रहा, अब एक से ज़्यादा ओनर हो गया। जैसे ही एक से ज़्यादा ओनर होगा, तो जैसे मैं ओनर हूँ, मेरे जैसा कोई और इंसान अगर आएगा तो वो भी कैपिटल लेके आएगा। एक्स्ट्रा कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। जब वो इंसान है तो बिज़नेस को मैनेज भी करेगा, मैं मैनेज कर रहा हूँ तो वो भी मैनेज करेगा, तो मैनेजरियल स्किल्स भी मेरे बढ़े। भाई मैं भी मैनेज कर रहा हूँ, वो भी मैनेज कर रहा है, बिज़नेस दोनों मिलके मैनेज करेंगे। जब रिस्क बियर करने की बातें आएगी तो मैं रिस्क बियर कर रहा हूँ, मेरे जैसा वो भी ओनर है तो वो भी रिस्क बियर करेगा, फिर दोनों मिलके रिस्क बियर करेंगे।
तो इस तरीके से जैसे ही ओनर एक से ज्यादा हुए तो ये बिजनेस बढ़ जाता है पार्टनरशिप की तरफ। अब जैसे ही पार्टनरशिप का शुरुआत आपको पता चला, तो अब समझिए अब इसके बाद होता है दैट इज़ व्हाई पार्टनरशिप के बाद व्हाट इज़ पार्टनरशिप? कि पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटर जब पढ़ कर के आए, तो पार्टनरशिप का ज़रूरत ही क्यों पड़ा? अब जब आपको ये पता चल गया कि पार्टनरशिप का ज़रूरत क्यों, तो अब समझिए पार्टनरशिप होता क्या है? व्हाट इज़ पार्टनर? तो आइए मैं आपको अगले स्लाइड की तरफ लेकर के चलूँ, दैट इज़ आवर नेक्स्ट कांसेप्ट दैट इज़ व्हाट इज़ पार्टनरशिप? वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इज पार्टनरशिप। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होता क्या है? चलिए सर, ये तो मुझे समझ में आ गया। सर, मुझे ये पता चल गया कि पार्टनरशिप क्यों। अब जब मुझे ये पता चल गया, तो अब मुझे ये भी जानना है कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो समझिए, जैसे आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस पढ़े थे क्लास 11th में, तो कभी भी आपको ये नहीं बताया गया होगा कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को गाइड करने के लिए कोई एक्ट है, अलग से कोई कानून है, अलग से कोई ऐसा एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है, जो सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस को गाइड करता हो। लेकिन पार्टनरशिप बिज़नेस को इंडिया में गाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट है, एक अलग से कानून है, दैट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसलिए देखिए पहले ही लाइन में आपको लिखा हुआ है, पार्टनरशिप बिज़नेस इन इंडिया इज़ गवर्न्ड बाय, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पार्टनरशिप बिजनेस गवर्न होता है, तो किस एक्ट से गवर्न होता है? इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान रखिएगा, ये ईयर के साथ, ये जो एक्ट के साथ जो ईयर लगा हुआ है, ये बताता है किस ईयर में ये एक्ट इन्फोर्स किए गए थे। तो भाई ये पार्टनरशिप एक्ट, भारत में पार्टनरशिप बिजनेस को गाइड कौन सा एक्ट करेगा? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किस ईयर में इन्फोर्स हुआ था? तो 1932 में इन्फोर्स किए गए थे, 1932 से लगाया गया है। ध्यान रखिएगा। भाई सीयूटी में, जब सीयूटी का एग्जाम आप देंगे, पता नहीं आप क्वेश्चन पैटर्न देखे हैं या नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, और अगर आपने देखा है तो आपको पता हो, आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो एमसीक्यू है। इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने ये चीज बताया था। वैसे बच्चे जो इंट्रोडक्टरी सेशन का वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप वो इंट्रोडक्टरी सेशन का वीडियो देख लीजिए, जिसमें सीयूटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। भाई बहुत मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के बीच में, ये नोटिफिकेशन आ रहा है सर, ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। भाई उतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? आप वो इंट्रोडक्टरी सेशन का वीडियो जाइए, इसी चैनल पे अपलोडेड है। उस चैनल पे जाकर के आप सीयूटी के बारे में पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहां बताया गया है। तो आप पहले वो वीडियोस देख ले, उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू करें। और जैसा कि आपने वो वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। और जब क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न पे जाता है, तो आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका डेप्थनेस बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि समझिएगा, भाई एमसीक्यू का इनहेरेंट ये प्रॉब्लम है कि एमसीक्यू छोटे से छोटे टॉपिक से भी बनाया जा सकता है। बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का भाई एक फायदा ये होता है कि छोटा टॉपिक ज्यादा नहीं छुएगा वो। भाई बड़ा क्वेश्चन, अब 6 नंबर का क्वेश्चन देना है, तो थोड़ी हम तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए देंगे। वो तो बड़ा क्वेश्चन ही देंगे, भले वो बड़ा क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उसमें छोटे से छोटे क्वेश्चन से भी, छोटे से छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और जब वहां से क्वेश्चन उठता है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसमें डेप्थनेस होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट डेप्थनेस में क्लियर नहीं, आप कॉन्सेप्ट में डेप्थनेस नहीं है, आप ऊपर ऊपर बस पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए सीयूटी मुश्किल कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, भाई आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप जब चीजों को पढ़ रहे हैं, खास करके सीयूटी लेवल की, तो आपका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और साथ में उस कॉन्सेप्ट में डेप्थनेस बहुत जरूरी है। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये पार्टनरशिप एक्ट कई बार क्वेश्चन तो यहां से पूछ देता है कि इंडिया पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बच्चा बोलता है हाँ बिल्कुल सही बात है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्वेश्चन अब आगे से बढ़ता है, बोला इन विच ईयर इट वाज इन्फोर्स, बोला किस साल में ये एक्ट इन्फोर्स हुआ था। तो अब समझिए, अगर आपको यही नहीं पता है, बच्चा इतना सिर्फ पढ़ के चला जाए, तो क्वेश्चन सीयूटी यहां से उठा लिया, एनटीए क्वेश्चन यहां से उठा लिया। अब आज जो आपका टेस्टिंग एजेंसी है, जो एनटीए है, वो क्वेश्चन यहां से दे रहा, बच्चा पढ़ के यहां तक जा। यही अंतर है क्लास 12 और सीयूटी।
क्लास 12th में उतना डेप्थनेस आपके टॉपिक में नहीं भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सीयूटी के कॉन्सेप्ट में अगर आप डेप्थनेस में नहीं पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो यहां आप फंस गए। तो आइए, पार्टनरशिप बिजनेस भारत में गाइड करने के लिए एक एक्ट है, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इनका इन्फोर्समेंट 1932 में हुआ था। अब समझिए, जैसे ही एक्ट की बातें आ जाए, तो बच्चे क्लास 12th तक भाई एक्ट उतना पढ़ दो, एक्ट तो पढ़ना है नहीं। अलग से मुझे लॉ का तो पेपर है नहीं। हाँ, जो बच्चे प्रोफेशनल फील्ड में है, सीए फाउंडेशन के लेवल पे है, सीएसडब्ल्यूटी, सीएमए में है, तो उनको लॉ पढ़ाया जाता है। लेकिन क्लास 12th के लेवल पे नहीं, क्लास 12th के लेवल के बाद ओवरऑल क्लास 12th के लेवल तक तो लॉ पढ़ना ही नहीं है। अब समझिए, बच्चे लॉ को उतना नहीं समझ रहे होते हैं, इसलिए आइए मैं आपको ये भी डिटेल में डिस्कस कर दूं। जब कभी भी कोई एक्ट बनाया जाता है, जब कभी भी कोई एक्ट बनाया जाए, तो वो डिफरेंट सेक्शंस में बटा हुआ होता है। इसको सेम ऐसा ही समझिए भाई, सेक्शन में दिमाग में भारी निकलना, बाप रे बाप सेक्शन तो नहीं समझिए। लाइक से फॉर एग्जांपल, आप नोट्स बनाते हैं तो क्या ऐसा करते हैं कि कॉपी का पहला पेज खोले, लिखना चालू किया, सीधा एकदम अंतिम पेज में जाकर रुके, पूरा कॉपी खत्म कर हो जाएगा तब? नहीं ना, आप उसको पार्ट में बाँटते हैं कि सर पेज नंबर 1 से पेज नंबर 10 तक मेरा चैप्टर 1 है। पेज नंबर 11 से पेज नंबर 25 तक मेरा चैप्टर 2 है। उसके बाद चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, देख रहे हैं अलग-अलग सेक्शंस में। इवन एक चैप्टर के अलग-अलग टॉपिक में, पहला पेज में ये टॉपिक, दूसरा पेज में ये टॉपिक, तीसरा पेज में ये टॉपिक, आप देख रहे हैं अलग-अलग बाँट रहे हैं। तो जब एक्ट बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कानून में जितना बात बोलना है शुरू किया एकदम अंतिम में रुके। नहीं, अलग-अलग सेक्शंस में बाँट दिया जाता है, अलग-अलग पार्ट में बाँट दिया जाता है। तो उसी तरीके जो सेक्शन है, इसका मतलब उस एक्ट का एक पार्ट है, और वो पार्ट बता रहा है कि पार्टनरशिप क्या होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 4, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4, ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 डिफाइन कर रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। Section 4 of the Indian Partnership Act defines the partnership as: partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा बच्चे, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस उठते हैं। हालांकि इस डेफिनेशन को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines the partnership as: partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried by all or any of them acting for all। और जो बच्चे क्लास 12th के एग्जाम अपीयर करने जा रहे हैं, आपके दिमाग में ये डेफिनेशन फिट होना चाहिए। क्लास 12th के आंसर शीट में जब कभी भी पार्टनरशिप के बारे में पूछा जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, आपके आंसर में ये होना चाहिए। आप 4 पेज का पार्टनरशिप के बारे में बता दीजिए, अगर आपके डेफिनेशन में ये नहीं है, आपके आंसर में ये इंक्लूड नहीं है, फुल मार्क्स का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखिएगा। एग्जामिनर आपके आंसर शीट में ये आंसर ढूंढेंगे कि भाई आपने एक्ट का डेफिनेशन लिखा या नहीं लिखा। अब आइए, एक्ट का डेफिनेशन तो पढ़ लिए, लेकिन बात आता है सर इस डेफिनेशन को अगर एनालाइज नहीं किया जाए, तो कुछ भी पार्टनरशिप के बारे में समझ नहीं आएगा कि पार्टनरशिप आखिर होता क्या है। तो इस एक्ट को वेरियस पैरामीटर्स पे एनालाइज करने होंगे, वेरियस फैक्टर्स पे मुझे एनालाइज करने होंगे, और एक बार जब एनालाइज करेंगे तभी समझ पाएंगे कि आखिर पार्टनरशिप क्या है। तो किस किस फैक्टर्स पे एनालाइज करेंगे? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे। रिलेशन मतलब कैसा रिलेशन, कैसा रिलेशन की बातें कर रहा है। पार्टनरशिप बोल रहा है, पार्टनरशिप में रिलेशन होना चाहिए। भाई कैसा रिलेशन होना चाहिए? रिलेशन तो वेरियस रिलेशंस होते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, भाई मदर सन का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, वेरियस रिलेशंस होते हैं। बाकी एक जो आप समझ रहे हो वो भी रिलेशन। तो बात आता है पार्टनर के बीच में, सर कौन सा रिलेशन होगा? पार्टनर के बीच में जो रिलेशन होने चाहिए वो कैसा रिलेशन होना चाहिए, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे, इसके बाद एनालाइज करने जा रहे हैं। बोला पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। दूसरा फैक्टर, दूसरा पॉइंट अपना होगा पर्संस। कितने पर्सन? भाई मिनिमम तो दो तो समझ में आ गया कि भाई दो तो रहेगा ही रहेगा। मैक्सिमम कितना होगा? पर्सन से बातें करें। हु हैव एग्रीड, तीसरा पॉइंट है अपना एग्रीड। एग्रीड टर्म से एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट से एग्रीड बना हुआ है, तो समझिए ये एग्रीमेंट को रेफर कर रहा है। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरीके का एग्रीमेंट होना चाहिए। टू शेयर द प्रॉफिट, भाई यहाँ पे पूरे टर्म में प्रॉफिट शेयरिंग की बातें कर रहा है, तो चलिए ठीक है, प्रॉफिट तो बांट देंगे, लॉस कौन बांटेगा? अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो देखिए डेफिनेशन में खाली प्रॉफिट लिखा है। ये बनाने वाला भांग पी के बनाया क्या? लॉस भी लिख देना चाहिए था उसको। लॉस लिखा ही नहीं है। लॉस क्या लिखना छूट गया या जानबूझ के उसने छोड़ा है?
ये भी हम लोग एनालाइज करेंगे। साथ में ऑफ ए बिजनेस, भाई बिजनेस क्या होता है, हालांकि आप ये टर्म पढ़ करके आए हैं, इवन क्लास 11th में तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं इस पेपर पे, बिजनेस स्टडीज, इस टर्म पे आपने पूरा पेपर पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज। इसके बाद कैरीड बाय ऑल, ये पूरा एक टर्म बनता है, दैट इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मींस क्या कहना चाह रहा है इस टर्म से, पार्टनरशिप एक्ट मुझे क्या बताना चाह रहा है ये टर्म लिख करके अंतिम। तो इस पूरे डेफिनेशन को, ये पूरे 6 पैरामीटर्स पे मुझे एनालाइज करने होंगे। 6 पैरामीटर्स पे जब एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ओ पार्टनरशिप ये होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज एनालिसिस, इस डेफिनेशन को एनालाइज करने जा रहे हैं। आइए देखिए, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको वेरियस पैरामीटर्स जो मैंने बताए, वो पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिखे। सबसे पहला क्या होना चाहिए दोस्त, पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए रिलेशन। पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन। भाई डेफिनेशन में ही बोला, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। तो रिलेशन कैसा, पार्टनर्स मस्ट हैव म्यूचुअल रिलेशनशिप। ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठेगा, यहां से एमसीक्यू पूछेगा, पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तो कैसा रिलेशन होना चाहिए, तो म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। सर म्यूचुअल रिलेशन का मतलब क्या, उसके आगे देखिए लिखा हुआ है, इट मींस एवरी पार्टनर इज ओनर एज वेल एज एजेंट। मींस कोई भी पार्टनर जो होगा बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में से, फॉर एग्जांपल भाई 3 गो लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, ये तीनों, एक ये है, एक ये है और एक इधर। भाई इन तीनों का नाम है, एक का नाम है टॉम, दूसरे का नाम है जेरी और तीसरे का नाम है डोरेमोन। ये 3 लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। अब ये तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो म्यूचुअल रिलेशन होगा, मींस ओनर एज वेल एज एजेंट। टॉम ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम लोगों का मालिक, टॉम बोल रहा है जेरी और डोरेमोन को कि मैं तुम लोगों का मालिक, भाई तुम लोग मेरे, मैं तुम लोगों का ओनर हूं, मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम दोनों मेरे एम्प्लॉई हो, तुम दोनों मेरे अंडर में काम करोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप यहाँ नहीं होता है, यहाँ ओनर एंड एजेंट का रिलेशन। कल को जेरी उठ के ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तुम लोगों का ओनर हूं, तुम दोनों मेरे एम्प्लॉई हो, या डोरेमोन ये काम नहीं कर सकता। टॉम, जेरी और डोरेमोन तीनों ओनर के कैपेसिटी में तो है ही, साथ में ओनर के साथ साथ वो एजेंट भी है। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स के बीच में रिलेशन ही ऐसा होता है कि एवरी पार्टनर इज ओनर एज वेल एज एजेंट, ओनर के साथ साथ एजेंट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके बाद जब दूसरे टर्म की बातें करते हैं, तो दूसरा टर्म अपन पर्सन, पर्सन पे बातें कर रहे हैं, तो आइए पर्सन में क्या है ये समझ लीजिए। बोला मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 2 गो होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, उससे कम में पार्टनरशिप होगा भी, डेढ़ पौना तो है ही नहीं। तो भाई कम से कम 2 गो पर्सन होना चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, हाउ मेनी मैक्सिमम पर्सन, तो मैक्सिमम पर्सन कितना है, 50। ध्यान रखिएगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। 50 का भी एक्सेप्शन है, दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गाइड होता ही नहीं है, उसके लिए अलग कानून है। अब जब भाई उसका अलग कानून है, तो अपने कानून से गाइड होगा, एलएलपी एक्ट 2008 उसका अलग कानून चलता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 से भी ज्यादा हो सकते हैं, और यह अलाउड है किसमें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। साथ में ध्यान रखिएगा, ये जो 50 का नंबर है ये कहां से आया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान रखिए ये 50 का नंबर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बताता है। भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से पूछा गया कि बताइए मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मिनिमम तो भाई बता दिया, मिनिमम तो 2 होगा ही, उससे कम होगा ही नहीं। लेकिन जब मैक्सिमम की बातें आई तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट, उससे पूछ रहे हैं लोग बताइए मैक्सिमम कितना, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो अब समझिए, भाई भारत के जुडिशियल सिस्टम में एक सीधा सा रूल चलता है, अगर किसी एक्ट ने किसी स्पेसिफिक मैटर पे कुछ नहीं बोला, तो हम लोग यहां पे रेफरेंस लेते हैं कि क्या कोई और एक्ट इस बात को बोलता है क्या। तो बताए कि एक और एक्ट है, दैट इज भारत में कंपनी बिजनेस को गाइड करने के लिए, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 ये बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered टू प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू बी मैक्सिमम ऑफ 100%। भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने तो किनारा कर लिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा मैक्सिमम पे। तो कंपनीज एक्ट सामने आया और कंपनीज एक्ट बताया, कंपनीज एक्ट का सेक्शन
कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 ने बताया कि भारत में पार्टनरशिप बिजनेस में कितने पार्टनर्स होंगे मैक्सिमम, ये पावर है बताने का सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बताएगी तो कितने तक बताएगी? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया, कंपनीज एक्ट 2013 ने पावर दिया, लेकिन उसका हाथ भी एक जगह जाके बांध लिया। बोला आप मैक्सिमम 100 तक बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, इससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक से फॉर एग्जांपल मोदी जी बोल रहे हैं 101 नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता। बोले मेरा मन है, मेरा फेवरेट नंबर 101, मैं 101 बोलेगा, नहीं बोल सकता, आप मैक्सिमम 100 ही बोल सकते। तो चलिए मोदी जी 100 का ये पावर यूज किए, ये जो पावर दिया गया मोदी जी को, मोदी जी ने यूज किया, और 2014 में मोदी जी एक रूल लाए। मीन्स मोदी जी नहीं लाते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री लाती है। अब समझिए, आपके समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं भाई, 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 का रूल 10 में लिख करके बताई कि अभी के लिए फिलहाल भारत में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस जो होंगे वो 50। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम नंबर कितना, तो बच्चे बोलते हैं 50, कहां से आता है? उसमें लिखा रहेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, रूल, ये जो रूल 10 ऑफ इंडियन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, नन ऑफ द एबव। तो आप ये वाला रूल लगाएंगे क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिक आंसर ये है, अगर ये रूल का नहीं रहे तो आप कंपनीज एक्ट की तरफ जाएंगे। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में चल रहा है। इसके बाद जब अगले टर्म में चलते हैं तो अगला टर्म होता है एग्रीमेंट। मींस पार्टनर के बीच में बोला एग्रीड, एग्रीड वर्ड यूज किया है। भाई एग्रीमेंट से एग्रीड वर्ड है, एग्रीमेंट समझिए पार्टनर के बीच में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए देखिए लिखा हुआ है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर अराइजेस फ्रॉम एग्रीमेंट। भाई जब तक पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तो उनके बीच में कभी भी रिलेशन होगा ही नहीं, कभी भी पार्टनरशिप स्टार्ट ही नहीं हो सकता। लाइक से फॉर एग्जांपल समझिए, भाई ये तीनों है, टॉम जेरी और डोरेमोन, ये तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे। बोला हाँ ठीक है करेंगे। तो भाई बात आया कि पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो करेंगे क्या, उसमें कुछ तो करेंगे ना। तो टॉम बोला हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में चलते हैं, हम लोग सीमेंट बनाएंगे। जेरी बोला ना ना सीमेंट में नहीं बनाएंगे भाई, हम लोग टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में चलते हैं। बोले सिम उम बेचेंगे, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। डोरेमोन बोला ना सीमेंट बनाएंगे ना सिम उम में, भाई वो सब बेकार काम है, हम लोग फैब्रिक इंडस्ट्री में चलते हैं। आपको लगता है इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप चालू हो सकता है? भाई एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है, एग्रीमेंट ही नहीं है। और समझिए भाई, जब बात हुआ कि चलिए हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तब प्रॉफिट शेयरिंग की बातें आई। तो टॉम बोल रहा है मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्यों, मेरा नाम टॉम है। जेरी बोल रहा है नहीं नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमको मिलना चाहिए। डोरेमोन बोला नहीं नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमको मिलेगा। आपको लगता है इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप चलेगा कब? चलना तो छूट दूर, इन लोगों के बीच में स्टार्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं। तो समझिए पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन स्टार्ट होता है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे ही होता है। इसलिए लिखा हुआ है द रिलेशन ऑफ पार्टनर अराइजेस फ्रॉम एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज। जब तक पर्सन के बीच में एग्रीमेंट नहीं होंगे तब तक पार्टनर से बिजनेस चालू नहीं हो सकता। तो बात आता है एग्रीमेंट कैसा होगा, इट में बी ओरल और रिटन। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होंगे वो एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकते हैं या तो रिटन हो सकते हैं। मीन्स रिटन एग्रीमेंट इज नॉट मैंडेटरी, बोला इट में बी ओरल और रिटन। रिटन एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं बोला कि जबरदस्ती नहीं तुम रिटन एग्रीमेंट बनाओ, तुम लिखो, नहीं। पार्टनर चाहे तो ओरली एग्रीमेंट अपना कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये सजेस्ट किया जाता है कि आप रिटन एग्रीमेंट रखें, क्योंकि अगर पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हुआ, कल को अगर लड़ झगड़ लिए तो जज साहब के सामने जाएंगे तो जज साहब बोलेंगे क्या कोई प्रूफ है? तो कैसे आप प्रूफ कीजिएगा? नहीं जज साहब उस दिन रात में हम लोग बैठे हुए थे, ये बोला था कि तुमको ज्यादा प्रॉफिट देंगे, अब हमको नहीं दे रहा है। तो क्या प्रूफ? तो लिखा रहेगा तब ना कि हाँ देखिए ये एग्रीमेंट बना था और इसमें लिखा हुआ है कि हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तभी वो नहीं दे रहा है, ये ना प्रूफ होगा। तो इसलिए देखिए लिखा हुआ है however it is suggested to keep written agreement because it can be presented as evidence in the court of law in case of dispute among the partners। अगर पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो गया, पार्टनर अगर लड़ झगड़ लिया, तो उस केस में प्रूफ के रूप में, एविडेंस के रूप में इस रिटन एग्रीमेंट को प्रेजेंट किया जा सकता है। अब जब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जब हम लोग बातें कर लिए रिलेशन के ऊपर, पर्सन के ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर, तो जब आगे बढ़ते हैं तो चौथा पॉइंट दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। डेफिनेशन के एक्ट के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। मतलब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बातें कर रहा है।
तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, लाज़मी है, मन में सवाल आता है कि जब प्रॉफिट का शेयरिंग हो रहा है तो लॉस का क्या? भाई गलत कॉन्सेप्ट इस लेवल पे बच्चे कभी-कभी बनाए रहते हैं। बच्चे बोलते हैं सर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉसो भी शेयर करो। भाई ध्यान रखिए, यहाँ पे लॉस जो लिखा नहीं गया है, ये पर्पस से नहीं लिखा गया। इंटेंशनली इसको नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है, अब इसका क्या मतलब है आइए समझिए, पढ़ लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है? बोला इट इज मैंडेटरी टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस अमंग द पार्टनर। बोला ये मैंडेटरी है, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट बांटे जाएंगे ही जाएंगे। अगर बिजनेस में कोई पार्टनर है तो उसके पीछे प्रॉफिट बटेगा ही बटेगा। लेकिन हाउएवर पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट इंसिस्ट अपॉन शेयरिंग ऑफ लॉसेस। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं किया गया कि लॉसेस भी बटेगा ही बटेगा। प्रॉफिट बांटेंगे ही बांटेंगे, आपको बांटना पड़ेगा जितने पार्टनर्स है सबके बीच में। लेकिन लॉसेस ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स के बीच में बटेगा। हाँ, अगर सारे पार्टनर्स एग्रीड हैं तो किसी पार्टनर को लॉसेस से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। देखिए वही लिखा हुआ है। इट मींस शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट मैंडेटरी एंड एनी पार्टनर में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग ऑफ लॉस, बशर्ते बाकी अदर पार्टनर्स इस बात के लिए एग्रीड होने चाहिए। बाकी अदर पार्टनर्स माने 4 पार्टनर है, 3 एग्रीड है कि भाई एक पार्टनर को हम लॉस नहीं देंगे तो नहीं देंगे, वो पार्टनर लॉस में शेयर नहीं करें। लेकिन अगर 3 पार्टनर एग्रीड है और बोल रहे चौथा पार्टनर को प्रॉफिट नहीं देंगे, ये काम नहीं कर सकते आप। प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, ये उसका राइट है, पार्टनरशिप एक्ट ने ही उसको राइट दिया है। लेकिन अगर बाकी पार्टनर एग्रीड है कि लॉस नहीं देंगे, तो चौथा पार्टनर एग्जेम्प्ट हो जाएगा लॉसेस शेयरिंग से। और इसका एग्जांपल है माइनर पार्टनर। जनरली माइनर पार्टनर को लॉसेस में हिस्सा नहीं दिया जाता है, उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो बिजनेस, बोला प्रॉफिट बंटना चाहिए तो किसका? तो बिजनेस का। तो भाई बिजनेस तो आप जानते हैं, आप पहले से जानते हैं बिजनेस क्या होता है। तो भाई एक एक्टिविटी, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस पे होता हो, विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये काम आपका लीगल होना चाहिए। तो भाई सिंपल सा चीज है, इसमें आपको बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। क्लास 11 से यहाँ पे इसको पढ़ते हुए आप। इसके बाद जब लास्ट टर्म में चलते, दैट इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये डेफिनेशन का लास्ट पार्ट। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, अगर आप इसका लिटरल हिंदी मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब है बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स के द्वारा किया जाए या कोई एक इंसान उनके बदले बिजनेस कर दे। बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स के द्वारा किए जाए या कोई एक इंसान, तो वही तो लिखा है कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक इंसान सबके बदले काम कर दे। तो आइए इसका मतलब भी वही होता है, ऑल द पार्टनर्स में एक्टिवली एंगेज इन द पार्टनरशिप। बोला सारे पार्टनर्स या तो पार्टनरशिप में एंगेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनका मर्जी है तो वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे पार्टनर्स एक्टिवली मैनेज करेंगे डे टू डे बिजनेस को। लेकिन लेकिन और एनी पार्टनर में कैरी इट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर, या कोई एक पार्टनर भी सबके बदले काम कर सकता है। अब जैसे ही ये चीज आया तो समझिए एक इंपॉर्टेंट चीज इसने बताया। क्या बताया? द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्ट्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ। अगर कोई एक इंसान सबके बदले काम कर रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा है, बट फॉर अदर्स ऑल्सो, सो दैट दे स्टैंड इन द पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। समझिएगा, भाई कोई एक इंसान काम कर रहा है, पार्टनर काम कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, सबके लिए कर रहा है। तो समझिएगा, जब वो पार्टनर है तो ओनर तो है ही है, और काम सबके लिए कर रहे हैं तो अगेन आपका एजेंट बन। क्योंकि समझिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में जब एम्प्लॉय काम कर रहा होता है और उसके काम के कारण बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें एम्प्लॉय का भी हिस्सा है और एम्प्लॉयर का भी हिस्सा है, और जो सैलरी मिलता है एम्प्लॉय का भी हिस्सा है। तो समझिएगा, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही ऐसा ही होता है, मीन्स ओनर और एजेंट का सेम उसी तरीके का रिलेशनशिप यहां बना। साथ में एक्ट्स ऑफ एवरी पार्टनर ब्रिंग्स बाइंडिंग इंपैक्ट ऑन ऑल द अदर पार्टनर्स आल्सो। मीन्स समझिए, अगर कोई एक पार्टनर सबके बदले काम कर रहा है तो उसके एक्ट के कारण जो कुछ भी होगा, इंपैक्ट सारे पार्टनर पे आएंगे। कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि भाई किया इसने था ये भुगतेगा, नहीं। मानिए वो पार्टनर सबके बदले काम कर रहा है, 3 पार्टनर है, टॉम, जेरी और डोरेमोन। टॉम और जेरी ने बोला कि डोरेमोन बिजनेस कंडक्ट करेगा और हमारे बदले भी यही काम करेगा। डोरेमोन ने कुछ ऐसा काम किया, इल्लीगल एक्टिविटी, तो उसके कंसिक्वेंसेस टॉम और जेरी पे भी आए। डोरेमोन, टॉम और जेरी ये किनारा ये बोल के नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसने पार्टनर के कैपेसिटी में किया है, डोरेमोन पार्टनर के कैपेसिटी में भाई बिजनेस में किया, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कंसिक्वेंसेस टॉम और जेरी को ही भुगतने होंगे। ये नहीं बोल सकता डोरेमोन किया वो अपने जाने, नहीं। अगर पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, पार्टनर के कैपेसिटी में किया है, तो उसके कंसिक्वेंसेस सारे पार्टनर्स पे आते हैं। यही चीज आपको बताता है कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि क्या इसका बाइंडिंग इंपैक्ट होता है, तो बिल्कुल ये बाइंडिंग इंपैक्ट लेकर के आता है। तो ये तो था डेफिनेशन वाला पार्ट। अभी तक हम लोग जो पढ़े, डेफिनेशन को पढ़े और उसको एनालाइज किए। मीन्स अभी तक हम लोगों ने जाना कि आखिर पार्टनरशिप जरूरी ही क्यों है, भाई पार्टनरशिप, और उसके बाद हम लोग जाने व्हाट इज पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप होता क्या है। अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन को एनालाइज करके आगे यहां तक कवर किए। अब आइए समझिए कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स में बातें करूं। ये इंपॉर्टेंट टर्म से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इवन आपके नॉलेज के लिए भी। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट टर्म तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सीयूटी के लेवल पे अगर आपका नॉलेज उतना तंदुरुस्त नहीं, नॉलेज आप उतना दुरुस्त करके नहीं रखे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आइए समझिए भाई। इसके बाद जो आपको टर्म बता रहा है, आइए कुछ कुछ और बेसिक टर्म की बातें करते हैं, दैट इज पार्टनर। अब समझिए पार्टनर क्या है भाई, की क्या टर्म है। तो समझिए ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के जो ओनर है, इंडिविजुअली अगर उनको रेफर किया जाए तो पार्टनर कहलाता है। लाइक टॉम, जेरी और डोरेमोन में अगर आप टॉम की बातें करेंगे तो पार्टनर है, जेरी की बातें करेंगे तो पार्टनर है, डोरेमोन की बातें करेंगे तो पार्टनर है। तो इंडिविजुअली वो लोग क्या होंगे, पार्टनर। तो ये तो पार्टनर की बातें हुई। फर्म, कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स आर टर्म्ड एज फर्म। लाइक से फॉर एग्जांपल समझिए भाई, ये तीनों पार्टनर है, अभी तो था। ये है टॉम भाई साहब, एक आंख बड़ा हो गया है। ये है जेरी, ये है डोरेमोन। टॉम, ये जेरी, डोरेमोन। तो समझो भाई, अगर आप सिर्फ टॉम की बातें कर रहे हैं, ये टॉम पार्टनर कहलाता है, जेरी पार्टनर कहलाता है, डोरेमोन पार्टनर कहलाता है। लेकिन अगर आप कलेक्टिवली सबकी बातें करेंगे, टॉम, जेरी, डोरेमोन, तीनों का एक साथ, तो तीनों को एक साथ फर्म बोलते हैं। बोले क्लियर हो रहा है। तो अगर आपको पार्टनर की बातें की जाए, इसका मतलब इंडिविजुअल जो पर्सन इन्वॉल्व है, इंडिविजुअली अगर उनको देखा जाए तो उनको पार्टनर बोलेंगे। और कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स, अगर एक साथ कलेक्टिवली उनको रेफर किया जाए तो फर्म बोलेंगे। यही फर्म, फर्म का एक नाम रख दिया जाता है। वैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने रखा टीजेडी एंड कंपनी, तो ये फर्म का नाम हो गया और इसी नाम के अंदर बिजनेस कैरी किया जाए। तो ध्यान से समझिएगा भाई, इंडिविजुअल जो होंगे उनको पार्टनर, कलेक्शन पार्टनर इज नोन एज फर्म। इसके बाद अकाउंटिंग एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, समझिएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकाउंटिंग और लीगल एस्पेक्ट। अगर अकाउंटिंग एस्पेक्ट की बातें की जाए, तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट में क्लास 11th के अकाउंटिंग में आप पढ़ करके आए हैं। क्लास 11th में ही आपने पढ़ा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन टू अलग अलग सेपरेट पर्सन होते हैं। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन। भाई ये तो बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग करने के लिए। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस अलग, पार्टनरशिप फर्म अलग, और भाई पार्टनर्स अलग, दो अलग अलग सेपरेट पर्सन हो गए। ये अकाउंटिंग एस्पेक्ट इसका बता रहा है। लेकिन लीगल एस्पेक्ट बोलता है इसका कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होता है। तो ध्यान से समझिएगा, कई बार बच्चे जब किताब पढ़ रहे होते हैं तो वो पढ़ते हैं कि भाई पार्टनरशिप फर्म डू नॉट हैव एनी सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज में ही आपको पढ़ना होता है। तो बच्चा वहां पे सोचता है कि भाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि कोई इसका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन अकाउंट्स वाले किताब में ये लिखा हुआ है कि बिजनेस और बिजनेसमैन टू डिफरेंट पर्सन। भाई मैं किसकी मानूं, मैं अकाउंट्स की मानूं कि बिजनेस स्टडीज की मानूं? तो मानना आपको दोनों का है, बस कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी रखिए। तो समझिएगा, अगर अकाउंटिंग एस्पेक्ट की बातें की जाए तो बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन, तो पार्टनर्स अलग, पार्टनरशिप अलग। मीन्स यहां पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस है। लेकिन अगर लीगल एस्पेक्ट की बातें की जाए तो पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसके बाद अगर आप लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर की बातें की जाएगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्टनर का लाइबिलिटीज हमेशा अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड पार्टनर का लाइबिलिटी हमेशा क्या होगा दोस्त, अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। भाई क्या कहना चाह रहे हैं सब, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस व्हाट, क्या समझिएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, अगर फर्म अपने लाइबिलिटीज को, मींस बिजनेस अपने लाइबिलिटीज को अपने पूरे एसेट्स बेच के भी अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाएगा और फर्म के लायबिलिटी को पेमेंट करेगा। तो इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी।
सर कब तक वो पैसा लाते रहेगा? मीन्स पार्टनर कब तक अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचता रहेगा? कोई लिमिट होगा ना कि 1 लाख का लाएगा, 2 लाख का लाएगा, 5 लाख का, 10 लाख का, क्या कुछ लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। तो भाई वो तब तक लाते रहेगा जब तक लायबिलिटी पूरा ना हो जाए या वो कंगाल ना हो जाए। जब तक आप कंगाल ना हो जाए, अगर लायबिलिटी पूरा नहीं हो रहा है, आप कंगाल हो गए, बोले कोई बात नहीं। यही तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का खासियत, अनलिमिटेड लायबिलिटी का यही तो मजा है। पहले या तो लायबिलिटी पूरा कर दीजिए या खुद कंगाल हो जाइए, तभी आप बच सकते हैं। तो पार्टनर का लायबिलिटी जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि फर्म अगर अपने एसेट्स को बेच करके भी, फर्म अपने एसेट्स को, सारे एसेट को बेच के भी अपने लायबिलिटीज को पूरे तरीके से पे ऑफ नहीं कर पा रही है, तो पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसा लेकर के आएगा और उसको फर्म के लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा। तो ये तो बातें थी बेसिक बेसिक टर्म्स की, इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां तक हम लोगों ने बातें की। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ पार्टनर। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूं, अगर आप क्लास 12 के बच्चे आप देख रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। ये टॉपिक सिर्फ सीयूटी के लिए। मैंने बताया ना सीयूटी का लेवल थोड़ा कहीं कहीं पे हाई हो जाता है और कुछ कुछ एडिशनल टॉपिक भी हो जाते हैं जो क्लास 12 में नहीं। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के लिए है, क्लास 12 में ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो आइए टाइप्स ऑफ पार्टनर भी आपने पढ़ ले, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछिए। आप टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में एक एक करके डिस्कस में कर रहा हूं। दैट इज द फर्स्ट इज एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर। पार्टनर के टाइप जो दिए गए हैं उसमें कई टाइप के पार्टनर आपको बताए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर। ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द डे टू डे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मींस वैसा पार्टनर जो डे टू डे बिजनेस, डे टू डे ऑपरेशन में एक्टिवली एंगेज है, वो डिसीजन ले रहा है, डे टू डे बिजनेस में एक्टिवली एंगेज है, तो वैसे पार्टनर को एक्टिव या फिर मैनेजिंग पार्टनर बोला जाता है। दूसरा है दैट इज डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर, या तो डॉर्मेंट या स्लीपिंग, इसको क्या बोलते हैं? दिस पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल, बोला कैपिटल तो लगाएंगे, बिजनेस में कैपिटल देंगे, बट डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस मैनेजमेंट और ऑपरेशंस। बोला बिजनेस में, मैनेजमेंट में, उसके ऑपरेशंस में एक्टिवली एंगेज नहीं होंगे, बिजनेस में पैसा दे। अब लाइक से फॉर एग्जांपल समझिए, ये इंसान डॉर्मेंट और स्लीपिंग वाला, भाई वो एक्टिवली डे टू डे बिजनेस में नहीं कर सकता पार्टिसिपेट, तो उस केस में बिजनेस में कैपिटल तो दे देगा, लेकिन वो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में पार्ट नहीं लेता है, तो वैसे पार्टनर को हम लोग डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। तीसरा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल, भाई नॉमिनल वर्ड का मतलब तो नाम मात्र का। नॉमिनल पार्टनर क्या है? दिस पार्टनर लेंड्स देयर नेम, ये अपना नाम दे रहा है फर्म को यूज करने के लिए। lends their name to the partnership without having a real interest in the business or taking part in its management. Nominal partner is also known as ostensible partner. अब समझिएगा नॉमिनल पार्टनर का मैं आपको बताता हूं नॉमिनल पार्टनर क्या है। नॉमिनल पार्टनर एक्चुअल में करता क्या है? उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस को कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, वो बस अपना नाम यूज करने के लिए दे रहा है बिजनेस को कि आप मेरे नाम को यूज कीजिए, इससे आपके बिजनेस में अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे नाम को यूज करके बेनिफिट अपना रिसीव, और उसको कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस में एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट उसको नहीं होता है। और ऐसे पार्टनर को ही ऑस्टेंसिबल पार्टनर ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑस्टेंसिबल पार्टनर, तो नॉमिनल पार्टनर को ही ऑस्टेंसिबल पार्टनर ही बोला जाता है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। भाई टीवी पे आप देखते होंगे कई क्रिकेटर्स, कई फिल्म स्टार्स, आपको बताया जाता है वो बिजनेस के पार्टनर हैं, बिजनेस के सीईओ हैं, भाई अलग 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 पोजिशन उनको दिए जाते हैं। अब से फॉर एग्जांपल भाई मैं किसी एक क्रिकेटर का नाम ले लूं, लाइक से फॉर एग्जांपल भाई अभी आईपीएल खत्म हुआ है और भाई आईपीएल का बहुत चर्चा हुई, विराट कोहली आईपीएल जीत गए। अब एक बात समझिएगा, ऐसे फॉर एग्जांपल आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, चार दोस्त मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, आप विराट कोहली को बोले कि आइए हमारे यहाँ पार्टनर बन जाइए। अब विराट कोहली अपना क्रिकेट मैच संभालेंगे कि आपके यहाँ के बिजनेस संभालेंगे? हाँ भाई चलिए सीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, चलिए 4 बोरी उधर रखवाइए, 12 बोरी उधर रखवाइए, 8 बोरी इनको निकाल के दे दीजिए। बोले विराट कोहली ये काम करेंगे कि अपना बिजनेस संभाल? तो वो अपना नाम दे सकते हैं कि चलिए मेरे नाम को आप यूज कर सकते हैं, उनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो पार्टनर होते हैं वैसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं या ऑस्टेंसिबल पार्टनर बोलते हैं। बोले क्लियर हो रहा है? इसके अलावा और भी पार्टनर होते हैं, सीक्रेट पार्टनर। ये क्या होता है? दिस पार्टनर इज इन्वॉल्वड इन द बिजनेस, बोला बिजनेस में इन्वॉल्व तो है बट कीप्स देयर आइडेंटिटी एज पार्टनर हिडन
फ्रॉम द पब्लिक, मतलब पब्लिक से ये अपना आइडेंटिटी हाइड करके रखता है, मतलब पब्लिक ये पार्टनर तो है लेकिन ये दिखाते नहीं कि मैं पार्टनर हूं, तो ऐसे को बोला जाता है सीक्रेट पार्टनर। लाइक से फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप दुनिया को बता रहे हैं कि भाई मेरे पास 4 एगो पार्टनर, लेकिन एक और पार्टनर सीक्रेट पार्टनर है जिसका आइडेंटिटी पब्लिक में आप इसको नहीं लाते हैं, ना लाना चाहते। तो जो पांचवा पार्टनर होगा उसको बोला जाता है सीक्रेट पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग भी होंगे, प्रॉफिट भी दिए जाएंगे, वो अपना कैपिटल भी लगाया होगा, डे टू डे बिजनेस अगर मैनेज करना वो कर भी रहा होगा, लेकिन उसका आइडेंटिटी पब्लिक में नहीं लाया जाएगा, तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं सीक्रेट। अभी तक मैंने आपको 4 पार्टनर के बारे में बताया। वैसा पार्टनर जो डे टू डे बिजनेस में एक्टिवली एंगेज है तो उसको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। वैसे पार्टनर जो डे टू डे बिजनेस में एक्टिवली एंगेज नहीं होते तो डोरमेंट और डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर। वैसे पार्टनर जो अपना नाम लेंड कर रहे हैं बिजनेस को यूज करने के लिए, एक्चुअल इंटरेस्ट उनको कोई लेना देना नहीं है बिजनेस से, तो नॉमिनल पार्टनर। वैसे पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली तो एंगेज हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में अपने आइडेंटिटी को हाइड करके रखते हैं, तो वैसे पार्टनर को बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे चलिए, इसके बाद देखिए आगे लेकर चलो। इसके बाद टोटल जो आपको पार्टनर मैं बता रहा हूं दैट इज 10 पार्टनर। अब इसके बाद आओ, सीक्रेट पार्टनर तक देख लिए। अब इसके बाद अगला दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये समझिए क्या है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दिस पार्टनर इज नॉट एक्चुअली अ पार्टनर। बोला एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता है, तो बोला एक्चुअल में ये जो है ये पार्टनर नहीं है। ये जिस पार्टनर की बातें कर रहे हैं इट इज नॉट एक्चुअली अ पार्टनर बट अलाउज अदर्स टू बिलीव दैट दे आर ए पार्टनर। लेकिन ये अलाउ करता है बाकी लोगों को ये बिलीव करने में कि वो पार्टनर है। लाइक से फॉर एग्जांपल समझिए, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, लाइक से फॉर एग्जांपल समझिए, भाई यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, अब भाई सुकृष्णा के प्लेटफॉर्म पे मैं ये पढ़ा रहा हूं। अब से फॉर एग्जांपल अभी लाइव क्लास में ही उधर से सर है, विनय सर है, जो इस कंपनी के ओनर है। अब से फॉर एग्जांपल भाई ये कंपनी फॉर्म में नहीं होता, ये पार्टनरशिप फॉर्म में होता, और विनय सर आकर के भाई पूरे क्लास के बीच में, पूरा क्लास भरा पड़ा है, पूरे क्लास के बीच में ऑनलाइन मोड से बच्चे जुड़े हुए हैं, पूरे क्लास के बीच में आकर के बोले विनय सर कि भाई जैसे मैं हूं इस बिजनेस में मैं पार्टनर हूं, वैसे ही आर्या सर्विस बिजनेस के पार्टनर। और मैं यहां पे कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, तो एक्चुअली मैं पार्टनर हूं नहीं, लेकिन मैं चुप रहा और मैं बाकी लोगों को ये सोचने के लिए छोड़ दिया, भाई बाकी लोगों को मैंने बिलीव करने के लिए दिया कि बाकी लोग भी बिलीव करें कि मैं पार्टनर हूं, तो ऐसे पार्टनर को बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मींस एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को बिलीव करने के लिए ऐसा वो दिखा रहा है कि वो पार्टनर है, तो ऐसे पार्टनर को बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसलिए बोला जाता है पार्टनर इज नॉट एक्चुअली पार्टनर बट अलाउज अदर्स टू बिलीव दैट दे आर ए पार्टनर, तो ऐसे पार्टनर को बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसके बाद सब पार्टनर, भाई नाम में से पार्टनर का पार्टनर, सब पार्टनर। आइए, दिस पार्टनर इज द पार्टनर ऑफ ए पार्टनर। बोले फर्म का पार्टनर नहीं है, पार्टनर का पार्टनर। लाइक से फॉर एग्जांपल भाई दो गो आदमी बिजनेस कर रहा है, टॉम और जेरी। ये है टॉम, ये है जेरी। बोले क्लियर हो रहा है? अब ये टॉम है, ये जेरी है, एक्चुअल पार्टनरशिप में यही दोनों है। लेकिन जेरी, अब समझिए भाई ये पीएसआर रखा है 50-50, बोला हम 50% लेंगे, तुम 50% लेना। जेरी एक और इंसान डोरीमोन से पार्टनरशिप करके रखा है, जेरी, फर्म नहीं, ये बिजनेस नहीं, टॉम को उससे कोई लेना देना नहीं है। जेरी पार्टनरशिप एक इंसान डोरीमोन से करके रखा है, और ये बोला हमको जितना प्रॉफिट मिलेगा उसका 20% हम तुमको दे देंगे, 50% का 20% इसको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर कोई पार्टनर फर्म में पार्टनर नहीं है, जेरी डोरीमोन को फर्म से कोई लेना देना नहीं, ये इस पार्टनर का पार्टनर है। सब पार्टनर का मतलब दिस पार्टनर इज पार्टनर ऑफ पार्टनर, मीनिंग ए शेयर इन द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर शेयर इन द फर्म, ये जो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा किसके हिस्से में से, तो इस पार्टनर, जिस पार्टनर का वो पार्टनर है, उसको जितना प्रॉफिट मिलेगा उसके हिस्सा में, जितना पार्टनरशिप इसने करके रखा वो हिस्सा ले लेगा। तो ये फर्म का पार्टनर नहीं होता, जिसको सब पार्टनर बोलते हैं। अगला है लिमिटेड पार्टनर। इन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, अभी थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे, कहां पे बातें किए थे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर का एक्सेप्शन यही तो होता है दोस्त, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहां 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ये गाइड होता है एलएलपी एक्ट से। तो बोला इन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर का लायबिलिटी क्या हो जाता है? लिमिटेड। मींस दे आर ओनली लायबल फॉर देयर इन्वेस्टमेंट व्हाइल अदर पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अगर लिमिटेड पार्टनर है
तो उनके लायबिलिटी लिमिट कर दिए जाएंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, लेकिन जनरल पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। इसके बाद आगे माइनर पार्टनर रेफर्स टू द पार्टनर्स हु हैव नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18। भारत में 18 साल से जो कम है उनको माइनर बोला जाता है, जो 18 या उससे ऊपर हो गया तो उनको मेजर बोला जाता है। जनरली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नॉर्मली तो माइनर को पार्टनर बनाया ही नहीं जा सकता, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर माइनर को पार्टनर बनाया जा रहा है तो उस केस में वैसे पार्टनर को माइनर पार्टनर बोलेंगे। माइनर पार्टनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। भाई वो बाकी पार्टनर के कंसेंट से ही एडमिट हो सकता है, बट दे कैन नॉट हेल्ड लाइबल फॉर लॉसेस। जनरली माइनर पार्टनर को लॉसेस से एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। तो अभी तक माइनर पार्टनर की बातें कर ली हम लोगों ने, 8 पार्टनर हम लोगों ने देख लिया। अब नॉर्मल टाइप देख रहे हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल। अब ये क्या होता है? आओ भाई इसकी भी बातें कर ले। पार्टनर बाय स्टॉपल, इफ ए पर्सन होल्ड्स आउट टू अनदर दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म ईदर बाय हिज वर्ड्स, एक्शन और कंडक्ट। अब समझिए ये क्या है भाई? ये बता रहा है इफ अ पर्सन होल्ड्स आउट टू अनदर दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। लाइक से फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया पार्टनर बाय, ये आपको ये बताया था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय स्टॉपल समझिए क्या होता है। लाइक से फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे कोई नहीं, भाई अभी तो विनय सर आए थे बताने के लिए कि भाई ये आर्या सर हमारे बिजनेस के पार्टनर, ये आर्या सर भी हमारे बिजनेस के पार्टनर हैं, और मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा। तो मैं दूसरों को बिलीव करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मैं दूसरों को भाई दूसरे लोग बिलीव करें इस बात को कि मैं भी पार्टनर हूँ, इसलिए मैं चुप रहा। तो मैं बोला जाऊंगा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। लेकिन पार्टनर बाय स्टॉप पे ये क्या होता है? मैं खुद बोल रहा हूं, मैं पार्टनर हूं नहीं, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं भी इस बिजनेस का पार्टनर हूं। या तो कैसे? या तो किसी वर्ड्स से, किसी एक्शन से, या किसी कंडक्ट से। तो मैं बोला जाएगा पार्टनर बाय स्टॉपल। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपल एक्चुअली पार्टनर होता ही नहीं है। लेकिन या तो आप रिप्रेजेंट करने दे रहे हैं कि आप पार्टनर हैं, या खुद ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप पार्टनर हैं, तो आप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपल कहलाए। लेकिन इंपॉर्टेंट इसका यह है कि दोनों में से कोई पार्टनर नहीं। इसके बाद पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, वैसे पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, ये अलाउड है। पार्टनर्स एक्ट ने खुद बोला है कि लॉसेस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं। तो दिस पार्टनर विल ओनली शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बोला ये सिर्फ फर्म के प्रॉफिट शेयर करेंगे, विल नॉट बी लायबल फॉर एनी लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। कभी भी फर्म की लायबिलिटीज में इनका कोई लेना देना नहीं है, लॉसेस में इसको कोई लेना देना नहीं। तो ये जो मैंने आपको 10 बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या है, यहां से क्वेश्चन आएगा। हाँ, क्लास 12 के बच्चे आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीयूटी के बच्चे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक मैंने जो बताया दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बातें। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे चलेंगे। आइए थोड़े 2-3 मिनट के ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आगे